हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और कल हम आप लोग को केमिस्ट्री में संचारण के बारे में आपको बताए थे, अधूरी बात। तो आइए संचारण को शुरू से आज हम अंत करते हैं। संचारण को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझिए। कल के वीडियो में थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा किए थे। आइए संचारण आज का टॉपिक देखें। कोरोजन, हिंदी में कहते हैं संक्षारण। संक्षारण तो कल भी बता, संक्षारण एक प्रकार के प्रोसेस है, मतलब प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में जानिए। तो आइए, धातु समझो बढ़िया से। संक्षारण कल के भी वीडियो में हम आपको चर्चा किए थे। आइए और शुरू से संक्षारण के बारे में आज जानते हैं। तो संक्षारण एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में होता है क्या कि धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से, इस प्रक्रिया में धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ, अवांछित का मतलब होता है बेकार, या जिसको कहिए अशुद्ध। बात को समझो। संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है। तो ऐसे प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कल संक्षारण का बहुत सा उदाहरण बताए थे, जिसमें पहला बताए थे लोहे पर जंग लगना। दूसरा बताए थे कॉपर पर हरा रंग का परत जमना। और बताए थे लेड का चमक खोना। इस सभी संक्षारण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण का। कॉपर पर हरा रंग का परत जमना किसका उदाहरण? संक्षारण का। लेड का चमक खोना किसका उदाहरण है? संक्षारण का। मतलब क्या हम आपको बताएं कि संक्षारण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है। तो ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसेस को संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, कॉपर पर हरे रंग का परत जमना, लेड का चमक का खोना इत्यादि संक्षारण का उदाहरण है। अब चलिए संक्षारण से रिलेटेड और बात जानिए। क्या चीज कि ये आपका धातु है, ये धातु है। तो जैसे ही धातु वायुमंडल के नमी वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ मतलब अशुद्ध पदार्थ का निर्माण करता है, ये अशुद्ध पदार्थ ये धातु की परत पर जम जाता है। धातु की परत पर जम जाता है। ये आपका हो गया धातु, शुद्ध धातु। शुद्ध धातु, ये जमा हुआ अशुद्ध धातु है, अशुद्ध
बढ़िया से समझो कि धातु वायुमंडल के नमी वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है। यह अवांछित पदार्थ धातु की सतह पर जम जाता है, ये जमा हुआ है। अब आगे बढ़िए, जैसे ही ये अशुद्ध पदार्थ धातु की परत पर जम जाता है, वैसे ही ये अशुद्ध कैथोड का अशुद्ध पदार्थ एनोड का कार्य करने लगता है। जैसे ही अवांछित पदार्थ अशुद्ध पदार्थ ये धातु की सतह पर जम जाता है, वैसे ही ये अशुद्ध पदार्थ कैथोड का अशुद्ध धातु एनोड का कार्य करने लगता है। यानी एक कैथोड और एक एनोड, मतलब कि यहाँ पर एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कोची कि संचारण क्रिया के क्रम में विद्युत रासायनिक सेल की उत्पत्ति होता है। संचारण क्रिया के क्रम में विद्युत रासायनिक, फिर एक बार समझा जाए, यह अवांछित पदार्थ धातु की सतह पर क्या हो गया, जम गया। जब धातु की सतह पर जम गया तो वैसे हालात में अशुद्ध पदार्थ कोची का काम करता है, कैथोड का, और जो शुद्ध धातु कोची का, एनोड का। तो एक कैथोड एक एनोड, मतलब यहाँ पर सेल की उत्पत्ति हो गया। कौन क्रिया के कारण? संचारण क्रिया के कारण। यानी हम कह सकते हैं कि संचारण क्रिया के कारण एक विद्युत रासायनिक सेल की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर समझिए कि एक कार्य करता है एनोड और एक कार्य करता है, एक एनोड, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड का काम है लॉस करना और कैथोड का काम है गेन करना। तो यह मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर संचारण क्रिया में एक लॉस करता है, एक गेन करता है। तो लॉस करने की क्रिया को ऑक्सीडेशन रिएक्शन और गेन करने की क्रिया को रिडक्शन रिएक्शन, मतलब एक में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो आप जानते हैं कोची कि जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया होती है, वहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी दो बात समझिए, संचारण क्रिया होने से एक विद्युत रासायनिक सेल की उत्पत्ति होता है। दूसरी बात, संचारण क्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाता है। बस इतनी बात को संचारण के बारे में अगर एग्जाम में आ जाए कि संचारण से आप क्या समझते हैं, संचारण की व्याख्या करें, संचारण को अपने शब्दों में वर्णन करें, तो इतना ही लिख सकते हैं कि संचारण वैसा प्रक्रिया जिसमें धातु, संचारण अगर एग्जाम में आ जाए कि संचारण से आप क्या समझते हैं, या संचारण की व्याख्या करें, या संचारण पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, तो क्या लिखेंगे बाबू कि वैसा प्रक्रिया जिसमें धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है। तो ऐसे प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण कहते हैं। संचारण क्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया से विद्युत रासायनिक सेल की उत्पत्ति होता है। लोहे पर जंग लगना, कॉपर पर हरा रंग का परत जमना, लेड का चमक होना संचारण का उदाहरण है। एक बार और सुना जाए, वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है। तो ऐसे प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, जिसमें एक रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया से एक विद्युत रासायनिक सेल की उत्पत्ति होता है। लोहे पर जंग लगना, कॉपर की सतह पर हरा रंग की परत जमना, लेड का चमक होना संचारण का उदाहरण है। समझ में आ गया? अब ऑब्जेक्टिव के रूप में याद किया जाए पहला संचारण से,
कोई बोलेगा संक्षारण में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, तो आंसर होना चाहिए रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट, संक्षारण से कौन सी सेल की उत्पत्ति होती है, तो आंसर होना चाहिए विद्युत रासायनिक सेल। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। कॉपर की सतह पर हरा रंग की परत जमना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। लेड का चमक खोना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। ये आपका हुआ था संक्षारण। अब इसी से आगे और बढ़ते हैं मेरे बाबू, चलते हैं। बाबू संक्षारण क्या चीज लिखेंगे, संक्षारण के बारे में वैसा प्रक्रिया जिसमें धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस क्रिया से माने संक्षारण क्रिया से, इस क्रिया से एक विद्युत रासायनिक सेल की उत्पत्ति होता है। संक्षारण होने से रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। लोहे पर जंग लगना, कॉपर की सतह पर हरा रंग का परत जमना लेड का चमक खोना संक्षारण का
उदाहरण है। चलिए अगर आ जाए कि संक्षारण क्या है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण को अपने शब्दों में वर्णन करें, तो उसका आंसर ये लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिएगा कि संक्षारण क्रिया से कौन सी सेल की उत्पत्ति होती है, तो आंसर लिखना विद्युत रासायनिक सेल। फिर लिखिए दूसरा कि संक्षारण क्रिया में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। कॉपर की सतह पर हरा रंग की परत जमना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। लेड का चमक का खोना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। ये था आपके बारे में संक्षारण के बारे में। अब इसी से रिलेटेड आगे चलते हैं मेरे बाबू। हाँ दोस्त आगे देखिए, अगर रस्ट, जंग, जंग के बारे में अगर एग्जाम में आ जाए कि जंग क्या है, जंग से आप क्या समझते, जंग की व्याख्या करें, तो जंग समझिए जंग किसको कहते हैं। तो अगर लोहा, सुनिए, जब लोहा धातु नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करके लोहा धातु नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके जो अवांछित, जो अशुद्ध पदार्थ का निर्माण करता है उसे जंग कहते हैं। क्या चीज बाबू, लोहा धातु नमी युक्त वायु, लोहा धातु नमी युक्त वायु, सुनो मेरे बाबू, लोहा धातु नमी युक्त वायु, वायु आई हो गया अवांछित। सुनिए, लोहा धातु नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके जो अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है उसे जंग कहते हैं। लोहा धातु नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके जो अवांछित पदार्थ, जो अशुद्ध पदार्थ, जो बेकार पदार्थ का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जो भूरे लाल रंग का होता है, जो भूरे रंग लाल रंग का होता है। अब चलिए जंग के बारे में। जंग, इसके अलावा जंग एक प्रकार के जल योजित फेरिक ऑक्साइड, चलिए जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड को ही हम जंग कहते हैं, है ना। यानी जंग एक प्रकार के जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, Fe2O3। और जल योजित माने जल का संग्रह, जल योजित माने जल का संग्रह, जल का संग्रह। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ पर संग्रह करने से अनंत का बोध होता है, संग्रह करने से अनंत का, तो जल का सूत्र हो गया H2। यहाँ पर H2 अनंत है तो अनंत को दर्शाते हैं X से। तब बताओ जल योजित का सूत्र लिखेंगे X इंटू H2O। फिर समझो, जंग एक प्रकार के जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3। जल योजित माने जल का संग्रह, संग्रह करने से अनंत का बोध हो रहा है। यानी यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या अनंत है तो अनंत को दर्शा दी X से, इसलिए जलयोजित का हम संकेत व सूत्र बता सकते हैं X इंटू H2O। इसलिए पूरा कंबाइन कीजिए। तो अब आइए, तो जंग का सूत्र क्या होगा, पहले इसको आगे रखो, Fe2O3 XH2O। जंग के बारे में 3 बात याद करो। लोहा धातु
नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके जो अवांछित पदार्थ, जो बेकार पदार्थ का निर्माण करता है, उसे जंग कहते हैं। दूसरी बात, जंग लाल भूरे रंग का एक परत होता है। तीसरी बात, जंग जलयोजित फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है। जंग का सूत्र Fe2O3XH2। एक बार और समझा जाए क्या चीज कि जंग का रंग या जंग भूरे लाल रंग का एक परत होता है। पहला पॉइंट, जंग भूरे लाल रंग का एक परत होता है। दूसरा बात, जंग एक प्रकार के जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है। तीसरी बात, जंग का सूत्र Fe2O3XH2O होता है। चौथी बात, लोहा धातु नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके जो अवांछित पदार्थ बनाता है, उसे जंग कहते हैं। तो दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ पर याद ही रखना 2 पॉइंट। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है तो जंग कहा जाता है। जंग का सूत्र Fe2O3.XH2O। दूसरी बात, लाल भूरे रंग के जंग का रंग कैसा होता है तो लाल भूरा रंग होता है। लाल भूरा रंग। चलिए लिखते हैं जंग के बारे में। बउआ जंग, अगर आ जाए जंग क्या है, जंग से आप क्या समझते हैं, जंग की व्याख्या करें तो यही लिखना है कि लोहा धातु नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके जो अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, उसे जंग कहते हैं। जो लाल भूरा रंग का भूरा रंग का होता है या एक जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है। यह एक जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है। उसके बाद आगे देखिए, यह एक जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका मतलब जंग का, इसका सूत्र Fe2O3XH2O होता है। अगर एग्जाम में आ जाए जंग क्या है, जंग की व्याख्या करें, जंग से आप क्या समझते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि जलयोजित फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता तो जंग कहा जाता है। जंग का सूत्र होता है तो Fe2O3XH2O। जंग का रंग होता है तो लाल भूरा रंग का।
ये था जंग के बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं मेरे बाबू। अगला टॉपिक लोहे पर जंग लगना। ये तो आपको याद हो गया कि लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। संक्षारण कैसा अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगर एग्जाम में आ जाए कि लोहे पर जंग लगना को अपने शब्दों में वर्णन करें या लोहे पर जंग लगना की व्याख्या करें, 2 नंबर में आ जाए, तो क्या लिखेंगे कि लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की प्रोसेस है। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें लोहा धातु वायु, नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि लोहे पर जंग लगना क्या है, लोहे पर जंग लगना से अब क्या समझते हैं, लोहे पर जंग लगना की व्याख्या करें, तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की संक्षारण है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की कार्य है। तो इस कार्य में क्या होता है कि लोहा धातु नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है। तो लिख सकते इस तरह से कि वैसा वैसा प्रोसेस जिसमें लोहा धातु नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए बउआ, प्रश्न 2 नंबर में, चलिए लोहे पर जंग लगना क्या है, आ जाए, तब आंसर क्या लिखेंगे? वैसा प्रक्रिया जिसमें लोहा धातु नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। ये था आपका लोहे पर जंग लगना क्या है उसका आंसर। अब आगे हम इसी से रिलेटेड और आगे बातों पर हम विचार करते हैं। चलिए हम अब अगले टॉपिक पर विचार करते हैं। आइए देखिए, संक्षारण को
प्रभावित करने वाले कारक। संक्षारण को प्रभावित करने वाला कारक में पहला आ गया धातुओं की क्रियाशीलता। दूसरा अशुद्धियों की उपस्थिति। अगला धातुओं की विकृति। वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति। वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति। पांचवा नमी युक्त वायु। नमी युक्त वायु को ही कहते आर्द्र वायु। समझिए, संक्षारण को प्रभावित करने वाला कारक। तो एग्जाम में पूछेगा कि संक्षारण को प्रभावित करने में, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। तो आंसर लिखिएगा कि संक्षारण को प्रभावित करने वाला कारक इस प्रकार है। पहला धातु की क्रियाशीलता। दूसरा अशुद्धियों की उपस्थिति। तीसरा धातुओं की विकृति। चौथा वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति। पांचवा नमी युक्त वायु। माने ये 5 चीज संक्षारण को प्रभावित करता है। कल के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, तो उसमें ऑप्शन आया था आर्द्र वायु, है ना बाबू। तो ये 5 चीज जो है संक्षारण को प्रभावित करता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, ये 5 आपको लिख देना है। अब सब 5 पॉइंट को थोड़ा थोड़ा वर्णन देखिए, एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे तो एक्सप्लेन अब कर भी सकते, नहीं कर सकते, एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो हल्का हल्का सभी टॉपिक के बारे में वर्णन कर देते हैं। आइए आगे चलते हैं। चलिए बारी बारी से पहला क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता। मतलब कि धातु की क्रियाशीलता संक्षारण को प्रभावित करता है। प्रभावित का मतलब कि या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। आइए इस पॉइंट को समझिए। इस पॉइंट को समझने के लिए हम Ag का मतलब चांदी और एक लेते हैं Fe माने लोहा। आपको पता होना चाहिए कि चांदी कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील, और लोहा अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील माने कम क्रियाशील के रूप में चांदी है, अधिक क्रियाशील के रूप में लोहा है। तो आप फीलिंग करेंगे, महसूस करेंगे कि लोहा की सतह पर बहुत जल्दी, यानी लोहा की सतह पर बहुत ही जल्दी अवांछित पदार्थ जम जाता है, और चांदी बहुत दिन के बाद धूमिल होता है। माने लोहा बहुत जल्दी धूमिल हो जाता है और चांदी बहुत दिनों के बाद धूमिल होता है। मतलब इस पर गंदगी, मतलब अवांछित पदार्थ
शीघ्र बैठ जाता है और चांदी की सतह पर बहुत दिनों के बाद बैठता है। इसका मतलब हुआ कि लोहा पर संक्षारण क्रिया ज्यादा होता है और चांदी पर संक्षारण क्रिया कम होता है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि अधिक क्रियाशील धातुओं का संक्षारण ज्यादा होता है और कम क्रियाशील धातुओं का संक्षारण कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि संक्षारण क्रिया धातुओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। चलिए इस पॉइंट का कैसे वर्णन करेंगे बाबू कि धातुओं की क्रियाशीलता की कैसे वर्णन करेंगे। अधिक क्रियाशील धातुओं की क्रियाशीलता के वर्ण, अधिक क्रियाशील धातुओं का संक्षारण अधिक होता है यानी ज्यादा होता है और कम क्रियाशील धातुओं का संक्षारण कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि संक्षारण क्रिया धातुओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। कैसे, एक बार आओ। अधिक क्रियाशील धातुओं का संक्षारण ज्यादा होता है और कम क्रियाशील धातुओं का संक्षारण कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि संक्षारण क्रिया धातुओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दे कि चांदी है ये लोहा है तो दोनों में किसका संक्षारण ज्यादा होता है, तो लोहा का संक्षारण ज्यादा होता है क्योंकि लोहा चांदी से अधिक क्रियाशील होता है। ये पॉइंट आपका वर्णन हो गया। अब आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, अशुद्धियों की उपस्थिति यानी अशुद्धियों की उपस्थिति, अशुद्धियां की उपस्थिति संक्षारण क्रिया को प्रभावित करता है। एक मतलब क्या हुआ कि अशुद्धियों की उपस्थिति होने से चाहे तो संक्षारण क्रिया बढ़ा देगा या संक्षारण क्रिया घटा देगा। कैसे करेगा, आइए चलिए समझिए। यदि एक बात समझो, एक कोई धातु है तो यदि अशुद्धियां, यदि अवांछित पदार्थ धातु की सतह पर जमता है, यानी कोई अशुद्धियां, जैसे धातु नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है और वह अवांछित पदार्थ, वह अशुद्धियां उस धातु के सतह पर जम जाता है। तो यदि कोई अशुद्धियां धातु की सतह पर ऐसे आपका जम गया है ना, कि आपका ये अशुद्धियां हुआ, मतलब अशुद्धियां, तो यदि अशुद्धियां धातु की सतह पर जमता है तो वैसे हालात में अशुद्धियां कैथोड का कार्य करता है, अशुद्ध धातु एनोड का कार्य करता है। ये जो अशुद्धियां है, जो अवांछित पदार्थ है, कैथोड का कार्य करता है, अशुद्ध पदार्थ एनोड का कार्य करता है। मतलब यहाँ पर एक एनोड और एक कैथोड, मतलब सेल की उत्पत्ति हुआ और ये सेल होता गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और यह सेल संक्षारण क्रिया को बढ़ा देता है। यानी क्या देखें कि अशुद्धियां गैल्वेनिक सेल की उत्पत्ति होने में सहायक होता है। बढ़िया से समझो बाबू, अशुद्धियां की उपस्थिति संक्षारण क्रिया को प्रभावित करता है। तो इसका वर्णन कैसे करें बाबू कि यदि अशुद्धियां, यदि अवांछित पदार्थ धातु की सतह पर जमता है तो वैसे हालात में अशुद्धियां कैथोड का कार्य, अशुद्ध धातु एनोड का कार्य करता है। यानी वहां पर सेल की उत्पत्ति होता है। वह सेल कौन सी होता है, गैल्वेनिक सेल। कौन सेल, गैल्वेनिक सेल। इसका मतलब हुआ कि अशुद्धियां गैल्वेनिक सेल की उत्पत्ति होने में मदद करता है और यह सेल संक्षारण क्रिया को बढ़ाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण संक्षारण क्रिया बढ़ता है। अगर इस पॉइंट का वर्णन करने का मतलब है
कि अशुद्धियों की उपस्थिति होने के कारण संक्षारण क्रिया बढ़ता, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण संक्षारण क्रिया प्रभावित होता है। तो इसको वर्णन कैसे करेंगे बाबू, कैसे वर्णन करेंगे, समझो बढ़िया से। अशुद्धियां स्थानीय, देखिए बाबू, स्थानीय गैल्वेनी सेल, कैसे लिखेंगे, अशुद्धियां स्थानीय गैल्वेनी सेल को स्थापित होने में सहायक होता है और यह सेल संक्षारण क्रिया को बढ़ाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अशुद्धियों की उपस्थिति होने के कारण संक्षारण क्रिया बढ़ता है। एक बार आप समझिए इस पॉइंट का वर्णन कैसे करेंगे। अशुद्धियां स्थानीय गैल्वेनी सेल को स्थापित होने में सहायक होता है और यह सेल संक्षारण को प्रभावित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण संक्षारण क्रिया बढ़ता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, धातुओं की विकृति, धातुओं की विकृति मतलब धातुओं की विकृति संक्षारण क्रिया को प्रभावित करता है। कैसे? विकृति मीन्स होता है ढांचा, विकृति मीन्स होता है ढांचा। एक उदाहरण समझिए, अगर लोहा का छड़, अगर लोहा का छड़ खुरदरी, अगर लोहा का छड़ खुरदरी माने खुदराहा, जिसको देहाती भाषा में कहिए, अगर लोहा का छड़ खुरदरी माने खुदराहा हो, खुदराहा हो यानी मुड़ी हुई हो, तो वैसी स्थिति में वहां पर जंग ज्यादा लगता है। अगर लोहा की छड़ की सतह बिल्कुल प्लेन हो तब वहां पर जंग कम लगता। समझिए बढ़िया से, अगर लोहा की सतह खुदराहा हो, खुदराहा मतलब कि उठल और धंसल हो, तो वहां पर जंग ज्यादा लगता है। अगर लोहा की सतह समतल हो तो वहां पर जंग कम लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि संक्षारण क्रिया धातुओं की विकृति पर निर्भर करता है। इस पॉइंट को हम वर्णन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि, सुन बाबू, यदि धातुओं की सतह खुदराहा या खुरदरी, या कैसे लिखे बाबू सिर्फ समझो, इस पॉइंट का वर्णन करेंगे। यदि धातुओं की सतह खुरदरी या मुड़ी हुई हो तो वहां पर संक्षारण क्रिया ज्यादा होता है, और यदि धातुओं की सतह समतल हो तो वहां पर संक्षारण क्रिया कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि धातुओं का संक्षारण क्रिया धातुओं की विकृति पर निर्भर करता है। एक बार सुनो, यदि धातुओं की सतह खुदराहा या मुड़ी हुई हो तब वहां पर संक्षारण क्रिया ज्यादा होता है, और यदि धातुओं की सतह समतल हो तो वहां पर संक्षारण क्रिया कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि संक्षारण क्रिया धातुओं की विकृति पर निर्भर करता है। एक बार समझ में आया, फिर सुन लीजिए एक बार। अगर इस पॉइंट को वर्णन करना, अगर एग्जाम में आ जाए कि धातुओं की विकृति संक्षारण क्रिया को प्रभावित करता है कैसे, तो यही लिखना है कि धातुओं की सतह मुड़ी हुई या खुदराहा हो तो वहां पर संक्षारण क्रिया ज्यादा होता है, और धातुओं की सतह समतल हो तो वहां पर संक्षारण क्रिया कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि संक्षारण क्रिया धातुओं की विकृति पर निर्भर करता है। आइए चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट
वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति, वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति। इसका मतलब क्या हो गया कि वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति होने से संक्षारण क्रिया प्रभावित होता है। प्रभावित का मतलब कि चाहे तो बढ़ेगा या तो घटेगा। आइए एक उदाहरण बताते हैं। दो बर्तन लेते हैं, एक बर्तन में शुद्ध जल और एक बर्तन में समुद्री जल, है ना। अब आपको याद होना चाहिए समुद्री जल में नमक की मात्रा होता है, नमक का सूत्र NaCl, और याद करो कि NaCl वैद्युत अपघट पदार्थ का उदाहरण है। वैद्युत अपघट पदार्थ के उदाहरण है, मतलब समुद्री जल में वैद्युत अपघट पदार्थ के रूप में NaCl होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक लोहा का छड़ शुद्ध जल में डालते हैं और एक लोहा का छड़ समुद्री जल में डालते हैं, तो आप पाइएगा कि समुद्र के जल में डाला हुआ लोहा के छड़ पर ज्यादा जंग लगता है और इस पर कम लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें संक्षारण क्रिया ज्यादा हो रहा है, इसमें संक्षारण क्रिया कम होता है। मैंने यहां से निष्कर्ष निकल कर यही आया कि जिस जल में वैद्युत अपघट पदार्थ उपस्थित होता है उसमें संक्षारण क्रिया ज्यादा होता है, और जिसमें वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति नहीं होता है उसमें संक्षारण क्रिया कम होता है। तो इस पॉइंट को कैसे वर्णन करेंगे कि समुद्री जल में शुद्ध जल की अपेक्षा लोहा का संक्षारण ज्यादा होता है और समुद्री जल में वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति होता है। इससे स्पष्ट होता है कि वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति के कारण संक्षारण क्रिया बढ़ता है। एक बार सुनिए कैसे लिखेंगे कि लोहा का संक्षारण समुद्री जल में शुद्ध जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। एक बार पॉइंट समझो। वैद्युत अगर कहा जाए, कोई पूछ दे कि संक्षारण क्रिया वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति पर निर्भर करता है, कैसे, तो इसको आप वर्णन कीजिएगा। क्या चीज कि लोहा का संक्षारण समुद्री जल में शुद्ध जल की अपेक्षा ज्यादा होता है और समुद्री जल में वैद्युत अपघट पदार्थ के रूप में नमक होता है। इससे स्पष्ट होता है कि वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति के कारण संक्षारण क्रिया बढ़ता है। बात समझ में आ गया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिएगा, शुद्ध जल और समुद्री जल किसमें संक्षारण ज्यादा होता है, तो समुद्री जल में संक्षारण ज्यादा होता है। अब आइए पांचवा पॉइंट पर गौर करते हैं। पांचवा, नमी युक्त चलिए, नमी युक्त वायु संक्षारण क्रिया को प्रभावित करता है, मतलब बढ़ाता है या घटाता है। कैसे, क्या लिखेंगे कि नमी युक्त वायु संक्षारण क्रिया को बढ़ाता है, माने प्रभावित करता है, क्योंकि नमी युक्त वायु वैद्युत अपघट पदार्थ की तरह सेल की उत्पत्ति करता है, सेल का निर्माण करता है, और हमको बताए हैं कि सेल संक्षारण क्रिया को बढ़ाता है। कैसे लिखें इस पॉइंट को कि नमी युक्त वायु संक्षारण क्रिया को बढ़ाता है क्योंकि नमी युक्त वायु वैद्युत अपघट पदार्थ की तरह सेल की उत्पत्ति करता है। ये था पांचों पॉइंट का वर्णन। अब वर्णन को अब लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, खाली इतना याद रखिएगा, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला हो गया संक्षारण को प्रभावित करने वाला कारक, खाली याद रखना है, वर्णन याद रहे या ना रहे। क्या कारक है, धातु। पहला था संक्षारण को प्रभावित करने वाला, पहला धातुओं की क्रियाशीलता,
दूसरा अशुद्धियों की उपस्थिति, तीसरा धातुओं की विकृति, चौथा वैद्युत अपघट पदार्थ की उपस्थिति, पांचवा नमी युक्त वायु। अब आगे हम बढ़ते हैं बाबू। संक्षारण, संक्षारण से बचाव करने का उपाय, संक्षारण से बचाव करने का उपाय, संक्षारण से बचाव करने का उपाय। पहला, तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर, तेल या ग्रीस का, तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर। दूसरा, सतह पर पेंट करके, सतह पर पेंट करके, तीसरा गैल्वेनीकरण, द्वारा, चौथा टीनीकरण। चलिए, अगर एग्जाम में आ जाए संक्षारण से बचाव करने के उपाय को लिखे, संक्षारण से बचाव करने का उपाय को लिखे, तो संक्षारण से बचाव करने का उपाय इस प्रकार है। पहला, तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर। इसका मतलब ये हुआ कि धातु की सतह पर तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। एक बार ऊपर से आइए, संक्षारण से बचाव करने का उपाय। इसका अगर एग्जाम में आ जाए कि संक्षारण से बचाव करने के उपाय को लिखे, तो आंसर यही लिखना है कि संक्षारण से बचाव करने का उपाय इस प्रकार है। पहला पॉइंट है तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर, तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर। इसका एक्सप्लेन ऐसे आप कर सकते हैं कि धातुओं की सतह पर तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। दूसरा, सतह पर पेंट चढ़ा करके। इसका मतलब हुआ कि धातु की सतह पर पेंट चढ़ा करके संक्षारण से बचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है गैल्वेनीकरण द्वारा, यानी धातुओं को संक्षारण से बचाओ। गैल्वेनीकरण द्वारा यानी धातुओं को संक्षारण से गैल्वेनीकरण विधि द्वारा भी बचाया जा सकता है ना बाबू। चौथा है टीनीकरण। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि संक्षारण से बचाव करने के उपाय को लिखे, तो आंसर आप इतना ही लिखिएगा कि संक्षारण से बचाव करने का उपाय इस प्रकार है। पहला, तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर। दूसरा, सतह पर पेंट करके। तीसरा, गैल्वेनीकरण द्वारा। चौथा, टीनीकरण द्वारा। ये था 4 पॉइंट। अब चारों पॉइंट का वर्णन देखिए। पहला पॉइंट, तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर। इस पॉइंट का वर्णन क्या, इसका वर्णन कैसे करेंगे कि धातुओं की सतह पर तेल या ग्रीस का लेप चढ़ाकर धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, सतह पर पेंट करके। इसका मतलब हुआ कि धातुओं की सतह पर पेंट करके संक्षारण से बचाव किया जाता है। तीसरा, गैल्वेनीकरण द्वारा। धातुओं को गैल्वेनीकरण विधि द्वारा संक्षारण से बचाव किया जाता है। धातुओं को गैल्वेनीकरण विधि द्वारा संक्षारण से बचाव किया जाता है। इस विधि में
लोहा धातु को संक्षारण से बचाव करने के लिए जिंक धातु का लेप चढ़ाया जाता है। टीनीकरण विधि द्वारा कि धातुओं को टीनीकरण विधि द्वारा संक्षारण से बचाव किया जाता है। इस विधि में क्रियाशील धातुओं पर या क्रियाशील धातुओं की सतह पर टीन का लेप चढ़ाकर संक्षारण से बचाव किया जाता है। ये था, इतना एक्सप्लेन याद रखिए या मत है कि खाली पॉइंट याद रखिएगा। 2 नंबर एग्जाम में ही पूछेगा संक्षारण से बचाव करने के उपाय को लिखे, तो आंसर यही होना चाहिए कि संक्षारण से बचाव करने का उपाय इस प्रकार है। पहला तेल या ग्रीस का लेप लगाकर, दूसरा सतह पर पेंट करके, तीसरा गैल्वेनीकरण द्वारा, चौथा टीनीकरण द्वारा। कोई दिक्कत है? अब आइए अगर एग्जाम में आ जाए गैल्वेनीकरण क्या है, तो गैल्वेनीकरण एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की विधि है, एक प्रकार की तरीका है। इस तरीका में क्या होता है कि लोहा धातु को संक्षारण से बचाव करने के लिए उसकी सतह पर जिंक धातु का लेप चढ़ाया जाता है। क्या चीज? अगर एग्जाम में आ जाए कि गैल्वेनीकरण क्या है, गैल्वेनीकरण की व्याख्या करें, गैल्वेनीकरण पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, तो क्या लिखेंगे? वैसा प्रक्रिया जिसमें लोहा धातु को संक्षारण से बचाव करने के लिए उसकी सतह पर जिंक धातु का लेप चढ़ाया जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। एक बार सुनिए, वैसा प्रक्रिया जिसमें लोहा धातु को संक्षारण से बचाव करने के लिए उसकी सतह पर जिंक धातु का लेप चढ़ाया जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। आइए लिखते हैं, वैसा प्रक्रिया जिसमें लोहा धातु को संक्षारण से बचाव करने के लिए उसके सतह पर जिंक धातु का लेप चढ़ाया जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए एक और है टीनीकरण। टीनीकरण भी संक्षारण से बचाव करने का एक विधि है। इस विधि में क्या होता है कि क्रियाशील धातुओं को संक्षारण से बचाव करने के लिए उसकी सतह पर टीन धातु का लेप चढ़ाया जाता है, टीन धातु का पतली अस्तर चढ़ाया जाता है। तो क्या लिखेंगे बाबू कि टीनीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातुओं को संक्षारण से बचाव करने के लिए उसकी सतह पर टीन धातु का एक पतली अस्तर, टीन धातु का लेप चढ़ाया जाता है। क्या लिखेंगे? वैसा प्रक्रिया
वैसा प्रक्रिया जिसमें क्रियाशील धातुओं को संक्षारण से बचाव करने के लिए उसके सतह पर 3 धातु का लेप चढ़ाया जाता है। तो ऐसे प्रक्रिया को तीनीकरण कहते हैं। एक आपका संक्षारण से रिलेटेड की कहानी, और इस क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। अगले क्लास में फिर नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।